सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार साथियों। मैं नवीन पांडे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और वंदन करता हूं। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, मौज में होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी, अपनी पढ़ाई को बड़ी ईमानदारी, तन्मयता और लगन के साथ सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से आप कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ चुने हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, हम जानेंगे, समझेंगे और हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में देखने को मिले और आपकी तैयारी जो है और भी बेहतर बने, मजबूत बने, जिससे आपकी सफलता जो है वो सुनियोजित और सुनिश्चित हो सके। मित्रों, आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। पूछा जा रहा है आपसे कि वह चिड़िया जो, ये कविता है, इस कविता के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। केदारनाथ अग्रवाल की बात हो रही है, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और श्रीधर पाठक। इन चार कवियों में आपको चिन्हित करना है कि किस कवि की रचना है जिसका नाम होता है वह चिड़िया जो। ध्यान दीजिए, वह चिड़िया जो, ये कविता किसकी है, ये आपको जो है बताना है। बताइए। देखिए, अगर प्रश्न के अनुसार हम ऑप्शन पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और श्रीधर पाठक। इन चार ऑप्शनों को जो हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो वह चिड़िया जो, ये जो कविता है, ये कविता किसकी है? तो ये कविता होती है दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। अब बात करते हैं थोड़ा सा केदारनाथ अग्रवाल के विषय में। तो हम पाते हैं, सबसे पहले तो जान लीजिए समय। तो समय आपका है 1911 और आप है कहां से? आपका जो संबंध है वो देखने को मिलता है यूपी के बांदा से। ध्यान लीजिए, यूपी के बांदा से। कहां से? यूपी के बांदा से। ठीक है, 1911 की बात हो रही है। अच्छा, केदारनाथ अग्रवाल को जो आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो एक आपका बड़ा चित परिचित नाम हमको देखने को मिला हिंदी साहित्य में, और आपको कहा क्या गया, दरअसल आपका एक नाम बड़ा चर्चित मिला। आपको कहा गया केन का कवि। केन का कवि। अब हमको जानना है कि ये केन का कवि कहा क्यों गया। दरअसल केन एक नदी का नाम है और ऐसा मानना है कि केन नदी के किनारे आप टहलते हुए अपनी कविताओं को करते थे, अपनी रचनाओं को जो है एक मूर्त रूप प्रदान करते थे। तो शायद इसी के लिए आपका नाम जो है, आपको केन का कवि की उपमा दी गई और आप इस नाम से बड़े चर्चित हुए। ठीक है, तो केन का कवि नाम मिला। अच्छा, साथ ही एक नाम और मिला, एक नाम और देखने को मिलता है, परिवार का कवि। परिवार का कवि भी किसको कहा गया? कहा गया केदारनाथ अग्रवाल को, परिवार का कवि। परिवार का कवि। ठीक, ये दोनों नाम किसके हैं? ये दोनों जो है उपनाम है केदारनाथ अग्रवाल के। अच्छा, थोड़ी सी रचनाओं पर अगर नजर डालें तो हम पाते हैं कि आपकी जो प्रथम कविता है, प्रथम कविता की अगर बात करें तो क्या है? वो है लाल सेना। लाल सेना। लाल सेना। ठीक, ये क्या है? ये आपकी प्रथम कविता है। प्रथम कविता है। ठीक, ये क्या है? प्रथम कविता है। अब लाल सेना अगर प्रथम कविता है तो प्रथम काव्य संग्रह भी जानना जरूरी है, तो वो भी जान लीजिए। प्रथम कविता अगर लाल सेना होती है तो प्रथम काव्य संग्रह क्या है? प्रथम काव्य संग्रह, इसको जानिए, प्रथम काव्य संग्रह। ठीक, ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक, ये लाल सेना क्या है? ये प्रथम कविता है। प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह है जिसका नाम होता है युग की गंगा। ध्यान दीजिए, युग की गंगा। गंगा। ठीक है, युग की जो है गंगा, ये क्या है? ये आपकी प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, प्रथम काव्य संग्रह आपकी क्या है? युग की गंगा। अच्छा, इसका समय क्या है? इसका समय है 1947। 1947 ये क्या है? ये समय है काव्य संग्रह आपका, जिसका नाम होता है युग की गंगा। ठीक है, अच्छा, युग की गंगा ये आपका काव्य संग्रह है और लाल सेना ये आपकी प्रथम कविता है। अब इन सभी तथ्यों पर जब हम तथ्यों को पढ़ते हैं तो इन सभी तथ्यों को पढ़ने के बाद हमारे जहन में एक सबसे महत्वपूर्ण चीजें आके रुकती हैं। दरअसल इन सभी चीजों से महत्वपूर्ण आपकी सबसे हिंदी साहित्य जगत में सबसे बड़ी प्रसिद्धि का आधार जो हमको देखने को मिला वो ये मिला दोस्तों कि केदारनाथ अग्रवाल को एक रचना होती है, उसका नाम है अपूर्वा। ठीक, अपूर्वा। ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं अपूर्वा। ये क्या है? यह है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह। ठीक, ये क्या है? ये क्या है? ये है काव्य संग्रह। ठीक है, ये क्या है? ये काव्य संग्रह है। किसका है ये है अपूर्वा। काव्य संग्रह किसका है? ये है केदारनाथ अग्रवाल का। अच्छा, इस काव्य संग्रह और समय जान लीजिए, समय है इसका 1984। ठीक, 1984 की बात हो रही है। 1984 में एक काव्य संग्रह होता है जिसका नाम होता है अपूर्वा। ये किसका है? ये है केदारनाथ अग्रवाल का। इस रचना के लिए 1986 में, ध्यान दीजिए, 1986 में आपको साहित्य अकादमी मिला है।
साहित्य अकादमी आपकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि का आधार हिंदी जगत में देखने को मिल रहा है। इस रचना से आपको इसके लिए हिंदी साहित्य अकादमी मिला, आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप जो है नवाजे गए, यानी पुरस्कार आपको जो है साहित्य अकादमी मिला है अपूर्वा के लिए 1986 में। आपको काव्य संग्रह जिसका नाम होता है अपूर्वा 1984 के लिए आपको जो 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक परिचयात्मक विवरण देखने को मिला हमको केदारनाथ अग्रवाल की। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी ऑप्शन में थोड़ा सा इनके विषय जान लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सबसे पहले ये जान लीजिए इनको कहा जाता है छायावाद का महेश, छायावाद का महेश। अब छायावाद का महेश अगर निराला को कहा जाए तो ब्रह्मा भी कोई होगा और विष्णु भी हो। महेश अकेले थोड़े रहते हैं, महेश के साथ साथ कौन रहता है भाई? शंकर जी कहाँ जाते हैं? अकेले थोड़ी रहते हैं भाई। शंकर जी जहां हैं उनके साथ साथ ब्रह्मा भी होंगे, विष्णु भी हो। तो ये बताइए, अब हमें आप कमेंट कर दीजिए, अगर आप साहित्य को पढ़ रहे हैं तो आप बताइए कि छायावाद के ब्रह्मा और छायावाद के विष्णु कौन है? क्योंकि महेश का तो जिक्र यहाँ पे हो ही रहा है। महेश, छायावाद के महेश के रूप में किसको कहा गया? वो कहा गया निराला को। ठीक, अब आप बताइए कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया और छायावाद का विष्णु किसे कहा गया? और छायावाद ब्रह्मा और विष्णु के साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि छायावाद की शक्ति यानी छायावाद की दुर्गा किसे कहा गया? ठीक, तो ये चीजें, तीनों चीज आपके जो है बिल्कुल चीजें आपके लिए स्पष्ट होनी चाहिए। छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया, छायावाद का विष्णु किसे कहा गया, और छायावाद की जो दुर्गा है यानी शक्ति उसको किसे कहा गया? ये आप जो है, अब अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है कमेंट करिए, बताइए कि छायावाद का ब्रह्मा विष्णु और दुर्गा किसे कहा गया? ये आप जो है कमेंट करके बताइए। ठीक, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। छायावाद का महेश के रूप में किसको जाना गया? निराला को। आपका समय अगर देखें तो समय आपका पता है 1896, आपको पता है कि 1896 क्या है? ये समय है निराला का। ठीक है, अच्छा, प्रथम कविता के रूप में पाते हैं। प्रथम कविता के रूप में जूही की कली 1916। ध्यान दीजिए, जूही की कली, जूही की कली ये क्या है? ये प्रथम कविता है आपकी, जूही की कली आपकी प्रथम कविता है। और अंतिम कविता या प्रथम कविता जूही की कली, तो अंतिम कविता है आपकी जो है पंतोत्कंठित जीवन में क्या है? पंतोत्कंठित जीवन का क्या है? पंतोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ध्यान दीजिए, क्या बुझा हुआ है? विष बुझा हुआ है। तो अंतिम कविता ये प्रथम है, प्रथम ये है, तो अंतिम क्या होगा? अंतिम क्या होगा? अंतिम होगा पंत्रोत्कंठित, पंत्रोत्कंठित, पंत्रोत्कंठित जीवन, पंत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, बुझा हुआ है। ठीक, ये जो है आपकी अंतिम कविता है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, प्रथम कविता और अंतिम कविता। ये क्या है? प्रथम कविता आपकी जूही की कली है और अंतिम कविता क्या है? अंतिम कविता है जो है पंत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो प्रथम काव्य संग्रह, अंतिम काव्य संग्रह, ये भी कहीं छोटा जा रहा है, ये भी जान लीजिए। बात हो रही निराला की ना, तो काव्य संग्रह की अगर बात करें तो अंतिम काव्य संग्रह, काव्य संग्रह, काव्य संग्रह अंतिम, ये प्रथम है, ये प्रथम की बात हो रही है ना, प्रथम, और ये अंतिम की बात हो रही है, अंतिम की बात हो रही है। ठीक, तो प्रथम काव्य संग्रह में देखते हैं। तो प्रथम काव्य संग्रह में क्या पाते हैं? दरअसल निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम होता है अनामिका। अनामिका, अनामिका क्या है? ये आपका प्रथम काव्य संग्रह है। अनामिका का समय क्या है? अनामिका का समय है 1923। ध्यान दीजिए, 1923 जो है अनामिका का समय है। ये आपका प्रथम काव्य संग्रह है। और अंतिम काव्य संग्रह, अंतिम काव्य संग्रह आप जानते हैं शांतिकाकली, अंतिम काव्य संग्रह है क्या? इसका नाम होता है शांतिकाकली, शांतिकाकली। ठीक, ये जो है निराला के विषय में बात की जा रही है। तो आप जानते हैं कि जो प्रथम कविता है आपकी वो क्या है? वो है जूही की कली 1916 ईस्वी, और जो अंतिम कविता है वो है पंत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है 1961 ईस्वी। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं प्रथम काव्य संग्रह की। तो आप पाते हैं प्रथम काव्य संग्रह के रूप में हम अनामिका को पाते हैं 1923 ईस्वी। और अगर अंतिम काव्य संग्रह की बात करें तो वो आता है शांतिकाकली। इसका समय क्या है? समय है 1969। ठीक, ये बात हुई निराला के विषय में। अब बचे कौन? पंत और पाठक। तो पंत और पाठक के विषय में, पंत के विषय में जानते हैं आपका समय देखा जाए तो समय आपका कितना है? 1900। कहां से हैं आप? आप है कौशानी अल्मोड़ा से। ठीक है,
और प्रथम कविता आपकी क्या है? प्रथम कविता की बात करें तो प्रथम कविता आपकी गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा ये क्या है? ये प्रथम कविता है। प्रथम कविता क्या है? गिरजे का घंटा। और प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह ये क्या है? यह है उच्छ्वास। उच्छ्वास, ठीक, उच्छ्वास। अच्छा, समय इसका 1920, 1920 है, ठीक है। ये जो है 1900, गिरजे का घंटा ये 1916 में, ठीक। ये आपका जो है, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने इसीलिए जो है सभी ऑप्शनों पे थोड़ा थोड़ा आपको बताने का प्रयास किया है, ताकि एक प्रश्न कई प्रश्न जो है जुड़ते हैं तो तथ्य थोड़ा खुल के निकल कर आते हैं, तो जो अभ्यास प्रश्न है इससे जो है काफी मदद मिल जाती है चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो है, हालांकि प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपका उत्तर जा रहा है वो यही जा रहा है, केदारनाथ अग्रवाल। ये कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जो है जानकारी मिली इस प्रश्न के अनुसार से, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं, अगला देखिए। खुसरो की कौन सी रचना शब्दकोश से संबंधित है? बताइए, खुसरो की कौन सी रचना शब्दकोश से संबंधित है? आपके पास चार ऑप्शन है, खालिक बारी, मुकरिया, दो सुखने, नौशीपर। बताइए, ये अमीर खुसरो की बात हो रही है। अमीर खुसरो की कौन सी रचना शब्दकोश से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, अमीर खुसरो की कौन सी रचना शब्दकोश से संबंधित है? देखिए, थोड़ा सा नौशीपर के विषय में जानते हैं तो आप पाते हैं इसमें क्या है, इसमें भारतीय बोलियों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। नौशीपर के विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करिए तो आप पाते हैं कि भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन, किसमें है? यह है नौशीपर की बात हो रही है, ठीक है। नौशीपर में भारतीय बोलियों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। अब ये क्या है? दो सुखने में यह है क्या? खुसरो की दो पंक्ति कही गई जाती है, ठीक है। तो दो पंक्ति में है क्या? दोनों पंक्ति का एक ही उत्तर हो। ये देखिए, दो सुखने, ध्यान दीजिए, दो सुख, जैसे कि उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे कहा गया, पान सड़ा क्यों? एक ही हो गया। और एक हो गया, घोड़ा अड़ा क्यों? ठीक, ये क्या हो गया? ये दोनों पंक्तियों में अब होना क्या चाहिए? दो सुखने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पान अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों। अब दोनों पंक्तियों का उत्तर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और आपको लिखना पड़ेगा कि फेरा न था। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। यानी पान सड़ा क्यों, फेरा न था इसलिए सड़ गया, और घोड़ा अड़ा क्यों, यानी घोड़े को जो है दौड़ने में, चलने में कई समस्या हो रही है, उसको परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब कि जो है वो जो है अभ्यास से कहीं ना कहीं वंचित है, ठीक है। तो ये जो है दो। अच्छा, मुकरिया क्या है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि मुकरिया में और पहेलिया में अंतर है। अंतर क्या है? दरअसल पहेली जो है सामान्य रूप से केवल बूझने के लिए होती है। ध्यान दीजिए, पहेली जो है ये सिर्फ मतलब बूझने के लिए होती है, जबकि मुकरी में एक सखी जो है, यानी कुछ नायिका अपनी दूसरी सखी से कुछ बूझने के लिए कहती है, और अंतिम में वो क्या करती है? आप मुकरिया का सिर्फ कुछ ना करिए, शाब्दिक विवेचन कर लीजिए तो उसमें साफ साफ लिखा है मुकरिया, यानी अपनी बातों से जो है क्या करना? मुकर जाना, ठीक है। वो जैसे एक उदाहरण देखिए, उसमें कहते हैं ना, खुसरो की यह पंक्ति पढ़िए कि रात समय वहां मेरे आवे, भोर भय व उठ कर जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, तो कहती ए सखी साजन ना सखी तारा। तो यानी इसका मतलब क्या है? वो जो है, यानी नायिका अपनी सखी से जो पंक्ति कहती, उस अपनी कही हुई बातों से वो क्या करती है? वो मुकर जाती है, वो होता है मुकरिया, ठीक है। अब बचा क्या? बचा खालिक बारी, और दरअसल यही आपका जो है सही उत्तर होता है। ये क्या है? यह है शब्दकोश है, ये शब्दकोश, ठीक है। थोड़ा सा खुसरो के विषय में अगर जानने का प्रयास करें तो हम जानते हैं कि जो है खुसरो, आपका जो समय देखा जाए तो आपका समय है 1255। 1255 क्या है? ये आपका जो है समय है। और आप जो है, आपको जो आपका जो सबसे ज्यादा जो आपके विषय में पूछा जाता है प्रश्न, वो ये पूछा जाता है कि आपका जो मूल नाम है, यानी मूल नाम की बात करें तो मूल नाम आपका क्या है? अबुल हसन। ध्यान दीजिए, अबुल हसन, ये क्या है? ये आपका जो है मूल नाम। और आपको जो है, आपको कवियों में महाकवि, ध्यान दीजिए,
कवियों में महाकवि और कवियों में कविराज, ये सबसे इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जा रहा है। कवियों में महाकवि, कवियों में महाकवि, महाकवि, और कवियों में क्या है, कविराज। ये कहा किसने, सबसे जरूरी तो यही जानना होता है, ये कहा किस, ये कहा गया है ईश्वरी प्रसाद के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट किया जाए, ईश्वरी प्रसाद, श्री प्रसाद। ठीक, ये जो है खुसरो के विषय बात हो रही है, अमीर खुसरो के विषय। आप जो है अवधी भाषा के प्रथम कवि के रूप में आपको प्रतिष्ठा मिली है सबसे पहले, और कहा किस दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आपको अवधी भाषा का प्रथम कवि के रूप में आपको जो है चिन्हित किया है। साथ साथ आपको हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृत के प्रथम कवि के रूप में आप जानते हैं, मतलब जाने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि हैं आप। साथ ही आपको सब इस एक चीज, ये दो चीजें हैं, इसको बिल्कुल स्पष्ट करिए, जरा सा भी भ्रम न रहे दिमाग में, ध्यान दीजिए। पहले एक आपको कहा गया तोता ए हिंद, ठीक, एक तो बात ये हो गई तोता ए हिंद, और एक हो गया तूती ए हिंद, तूती ए हिंद। दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें अलग है, ठीक है। एक हो गया तोता ए हिंद और एक हो गया तूती ए हिंद। तो जो तोता ए हिंद है ये कहा गया किसके द्वारा, ये कहा गया दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक। और जो तूतीय हिंद है, यानी जो है खुसरो ने कहा था ना कि मैं जो है हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर आप मुझे हिंदी से में बात करना चाहो तो मैं आपको कुछ बेहतर और जो है कुछ अच्छा जो है सुना सकूं। तो ये तूतीय हिंद की जो उपमा दी गई थी, ये दरअसल खुसरो ने स्वयं के लिए कहा था, स्वयं के लिए, यानी ये जो है स्वयं द्वारा कहा गया कथन है। क्या कहा गया कथन है, तूतीय हिंद। और जो तोता हिंद है, दोनों चीजें अलग है, बिल्कुल जानिए, तोता हिंद और एक तूतीय हिंद। तो ये जो तोता हिंद है ये कहा गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और जो तूतीय हिंद है ये कहा गया स्वयं के द्वारा, यानी अमीर खुसरो के स्वयं के द्वारा कहा गया ये वक्तव्य है, ठीक है। ये आपका जो सही आंसर जा रहा है, कौन जा रहा है, ये खाली बारी ये है क्या, ये है आपका शब्दकोश, ठीक। अगला देखिए, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये देखिए प्रश्न आ गया, फिर घूम फिर के फिर प्रश्न जो है आ गया, विद्यापति ये ठीक करिए इसको, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझ रही है। ऑप्शन कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर नागेंद्र है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की बात हो रही है। इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि जो कथन है किसका कथन है, बताइए। यानी कहा जा रहा है कि कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यानी भक्त कवि के रूप खेमे में इनको न रखा जाए तो जो है सही है, ठीक है। ऐसा कहने वाले कौन विद्वान है, इनको आपको जो है चिन्हित करना है, बताइए। देखिए जब हम विद्यापति को पढ़ते हैं तो विद्यापति को लेकर कुछ जो है कई तरह के प्रश्न हमारे मन में जो है विचार उठते हैं। दरअसल विद्यापति को जब भी पढ़ा गया तो कुछ विद्वानों ने, कुछ तथाकथित विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बयानबाजी की है। किसी ने इनको जो है भक्त कवियों के श्रेणी में रखा, तो किसी ने इनको श्रृंगार के खेमे में डाला, कोई इनको आध्यात्मिक बता रहा है, तो इनको कोई भक्त कवि बता रहा है, कोई श्रृंगारिक बता रहा है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आलोचकों ने, अलग अलग कवियों ने अपने अपने हिसाब से जो है इन पर टिप्पणी की है। लेकिन चूंकि बात हो रही है विद्यापति को, चूंकि प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो यही पूछा जा रहा है ना कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। तो इसका मतलब इस समझ में हमारी ये आ रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि विद्यापति कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, अर्थात इनको जो है कहीं ना कहीं मतलब भक्त कवि ना समझा जाए, इनको श्रृंगारिक कवि समझा जाए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए इन ऑप्शनों को देखकर। अब अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से विद्यापति को, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा एक चीज कि विद्यापति को यानी श्रृंगारिक कवि मानने वाले जो विद्वान होंगे वही ऐसा कथन कह सकते हैं। तो इन ऑप्शनों में जब आप ध्यान दीजिए, नजर डालिए, तो इन ऑप्शनों में सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो सबसे ऊपर है। क्या नाम होता है उनका नाम होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपने जो है खुल के समर्थन किया, किस लिए कि आपको जो है यानी श्रृंगारिक कवि के दर्जे में आप रहें, इसके लिए आपने जो है, आप ही नहीं आपके साथ दो तीन नाम और भी हैं, आप हैं यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह की बात की जाए, ठीक,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात की जाए, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहां सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं और उनमें कांटे नहीं होते, राधा रात भर जगा करती हैं, उनके नेत्रों में ही रात समा जाती है, शरीर में सौंदर्य के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यानी इतना घोर समर्थन। और इसका जो है पीठ पर हाथ कौन रख रहा है? उसका काम कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले कह दिया था कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं, उनको चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक का संकेत बताते हैं, यानी जो है गीत गोविंद जो इनकी जयदेव की रचना है, यानी गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताते हैं, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी, यानी सूर्य आदि कृष्ण भक्तों की श्रृंगारिक पदों को भी ऐसे लोग आगे कहने लगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको जो है उत्तर साफ साफ दिख रहा है। ये कहने वाले विद्वान इन चार ऑप्शनों में जो विद्वान है उनका नाम होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहां तक कहा है कि विद्यापति को जो है का पद अधिकतर श्रृंगारिक के ही है, इनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है और इनमें जो है पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर ही शायद की गई हो और इनका माधुर्य जो है क्या है? अद्भुत है। ये एक कथन और है, कई बार ये परीक्षाओं में आ चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा आपका जो है सही जा रहा है, ये जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि विद्यापति को जो है कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। उनको कहां समझना चाहिए? हमारे हिसाब से, उनके अनुसार देखा जाए तो उनको कहां समझना चाहिए? उनको समझना चाहिए श्रृंगारिक कवि, श्रृंगारिक, ठीक, श्रृंगारिक कवि के खेमे में। ठीक है, ये जो है किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका उत्तर सही होता है, तीसरा नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। ठीक, अगला देखिए, किस विद्वान ने पृथ्वीराज दासों को सुख सुखी संवाद कहा? बताइए, सुख सुखी संवाद किस विद्वान ने पृथ्वीराज दासों को सुख सुखी संवाद कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है, शिवशंकर ने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है? बताइए, किस विद्वान ने पृथ्वीराज दासों को सुख सुखी संवाद कहा है? बताइए। देखिए, सुख सुखी संवाद का मतलब समझ रहे हैं आप? सुख सुखी संवाद का सुख ये तोता मतलब सुग्गा, तोता मैंने कहानी, ये जो है ये सुख सुखी संवाद। और अच्छा हाँ, एक मिनट, सुख सुखी संवाद कहने वाले विद्वान, तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और भी जानिए ना, जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छी तरह पढ़िए। सुख सुखी संवाद कहा है पृथ्वीराज दासों को, तो जिस विद्वान ने सुख सुखी संवाद पृथ्वीराज दासों को कहा है, ठीक ऐसे ही मिलता जुलता प्रश्न एक और भी है, उसको इसे ऐड करिए। वो कहा गया है उन्हीं विद्वान द्वारा किसी एक रचना को कहा गया है भृगभंगी संवाद। ध्यान दीजिए, भृगभंगी संवाद, संवाद। अब ये किस रचना को कहा गया है? ठीक, तो पहले एक ही बताइए तब दूसरा पढ़ा जाए। देखिए, सबसे पहले जानते हैं, दरअसल ये जो पृथ्वीराज दासों को सुख सुखी संवाद कहने वाले विद्वान है, उनका नाम होता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद कहा है पृथ्वीराज दासों को। ठीक है, अच्छा सबसे पहले, अच्छा उसके बाद ये जानिए पृथ्वीराज दासों ये है क्या? ये जो है 1193 की रचना है, और ये क्या है? ये है महाकाव्य, महाकाव्य। और लिखने वाले विद्वान है, उनका नाम होता है चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी का एक महाकाव्य है जिसका नाम होता है पृथ्वीराज दासों। और पृथ्वीराज दासों में है क्या? पृथ्वीराज दासों में पृथ्वीराज चौहान, नायक पृथ्वीराज चौहान के रूप में और नायिका के रूप में संयोक्ता और पृथ्वीराज चौहान की के प्रेम पर आधारित बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है, किसके द्वारा? चंद्रवरदायी के द्वारा। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानने लायक, आपके लिए जो जानने लायक सबसे चीज, इसमें जो सर्ग है, यानी जो सर्गों की संख्या है वो कितनी है? वो है 69। ठीक, 69 सर्ग है इसमें। और छंदों का जो प्रकार है वो क्या है? यानी छंद कितने हैं? छंद की अगर बात करें तो छंद कितने हैं? छंद है इसमें 68। ठीक है, 68। ठीक है, 68 जो है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, और शायद इसीलिए इसको छंदों का अजायब घर कहा गया। अजायब घर, छंदों का अजायब घर
कहा गया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि छंदों का आजाद घर पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के अलावा और हिंदी साहित्य में किस रचना को कहा गया है। ठीक, मैं फिर से बता दूं आपको, छंदों का अजायब घर कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को, लेकिन छंदों का अजायब घर एक रचना और होती है, उसको भी कहा गया है। अब आप हमें बताइए कि छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो के अलावा किस रचना को कहा गया है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के विषय में आपने जाना 1193 का महाकाव्य है। इसमें नायक के रूप में जो है पृथ्वीराज चौहान, नायिका के रूप में संयुक्ता है, और इसमें जो है 69 प्रकार के सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। शायद इसीलिए, मतलब कई प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ, इसीलिए इसमें जो है, इसीलिए इसको छंदों का अजायब घर कहा गया है। ठीक है, इसमें कवित्त, भुजंगी, चौपाई, दोहा, इसमें जो है त्राटक आदि तमाम जो है छंदों का प्रयोग हुआ है। इसके लिए कुछ इसमें अनेक अनेक कुछ प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है, कुछ अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान है, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है। इसको ये बात की बात है, जब हम फिर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जो है बेहतर और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये आपका उत्तर जाता है, कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको मैं फिर से बताता चलूं, ये छंदों का जाप, ये जो अच्छा हाँ, एक ये छूटा जा रहा है भृगुभंगी संवाद, ये कहा गया है, ये बताइए भृगुभंगी संवाद ये कहा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक, इसको समझ लीजिए, इसी से जुड़ा जुड़ा कभी कभी जो है क्या होता है, क्वेश्चन रहता है दिमाग में, लेकिन हम क्या होता है कि कर नहीं पाते या सोच नहीं पाते, और उस समय हो सकता है ना दिमाग में रहे, तो दोनों चीजें बिल्कुल कोरिलेट कर लीजिए। भृगुभंगी संवाद है, ये क्या है, ये दरअसल भौरा और उसके सहचरी द्वारा, इनके दोनों में किया गया विवरण या की गई बातों का जो संवाद है, उसको क्या कहा है, भृगुभंगी संवाद। और इसको भी कहने वाले विद्वान और कोई नहीं, यही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप ही ने सुखसुखी संवाद किसको कहा है, पृथ्वीराज रासो को, और आपने भृगुभंगी संवाद जिसको कहा है, उस रचना का नाम होता है, उसको कहा गया है कीर्तिलता। और किसकी रचना है ये, कीर्तिलता, कीर्तिलता। और आपको पता है ना, कीर्तिलता का किसकी रचना है, ये होती है विद्यापति, और जिसको कहा जाता है मैथिल कोकिल। ठीक है, ये जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता। इसको जो है भृगुभंगी संवाद कहा है किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो ये आपका उत्तर जा रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला देखिए। प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, आपको बताना है, बताइए। प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता बताइए। प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, बोध है, प्रभाकर माचवे है, नंदुलारे वाजपेयी है, बताइए। प्रयोगवाद शब्द की बात हो रही है दोस्तों, प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, यानी प्रयोगवाद शब्द का जो प्रथम बार यानी प्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान है, उनको आपको चिन्हित करना है, बताइए। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रयोगवाद जो इसका समय है वो क्या है, समय है इसका 1943 से 1952, 1943 से 1952, ये क्या है, ये प्रयोगवाद का समय है। अच्छा, प्रयोगवाद से पहले क्या था, प्रयोगवाद से पहले था प्रगतिवाद, और उसका समय क्या है, उसका समय है 1936 से 1943, यानी कि बात करते हैं प्रगतिवाद की, प्रगतिवाद इसका 1936 से 1943, ठीक, 1936 से 1943, ये क्या है, ये प्रगतिवाद है, और ये क्या है, ये है प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। ठीक है, ये है प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद के बाद जब 1952 आ गया, 1900 जो है 52 तक जब प्रयोगवाद चला, तो उसके बाद नई कविता ने जन्म लिया, इसी का दूसरा रूप। इसीलिए तो कहा है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की कथन बड़ा फेमस हुआ। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है कि नई कविता को प्रयोगवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न माना हुआ जाना चाहिए। तो प्रयोगवाद के बाद क्या है, उसके बाद है नई कविता, और नई कविता का जो समय हो जा रहा है 1953 से 1960, 53 से 1960, और उसके बाद नई कविता का आगे, नई कविता के बाद एक कविता नहीं हुई, हजारों कविता हुई, यानी इतने आंदोलन हुए कि वो जो है पूरी लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। प्रगति देखिए, सबसे पहले भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। छायावादी का जो समय है, छायावाद का समय जानिए। छायावाद में क्या है, प्रसाद पंत निराला, ये जो छायावाद का समय है दोस्तों, ये है 1936 से 1918 से 1936, 1918 से 1936। ठीक, लेकिन ये तो है फिलहाल सरमान मच जा रहा है, सरमान मत यही है। लेकिन यही आपसे कोई पूछ ले कि जो डॉक्टर नगेन ने क्या माना है, डॉक्टर नगेन ने, अगर कोई पूछे डॉक्टर नगेन के अनुसार, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 साल बढ़ा देंगे और इसको कर देंगे 1938, बस, बाकी सब सेम वही रहेगा। ठीक है, अब डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें, डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र ने
छायावाद का समय क्या माना है? 1918 से 1938। ये किसने माना है? ये माना है डॉक्टर नगेन ने। ठीक है। अच्छा छायावाद में क्या है कि 1918 में, इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझिए, 1918 में एक रचना आती है, उसका नाम होता है झरना। झरना, झरना से क्या है? झरना आप जानते हैं, बहता हुआ झरना। तो झरना से क्या हो रहा है? आरंभ हो रहा है, मृद गर्जना हो रही है, झरना से आरंभ हो रहा है क्या? छायावाद। और 36 में क्या हो रहा है? 36 में क्या हो रहा है? युगांत हो रहा है, उसका युग का अंत हो रहा है, युगांत। युगांत किसकी है? युगांत है पंत की। ठीक है। तो पंत क्या कह रहे हैं? मैं युगांत से छायावाद का अंत कर रहा हूं। दोनों चीजें बिल्कुल मतलब दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। 1918 झरना से छायावाद का जो है आरंभ हो रहा है, और 1936 युगांत से पंत, मतलब पंत की रचना युगांत से छायावाद का क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। ठीक है। ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। छायावाद के साथ आप जानते हैं कि छायावाद के साथ साथ अनेक जो है रचनाकारों ने अपनी अपनी परिपाटी अलग अलग कर दी, और कई विचारधाराओं में छायावाद को ढकेला गया, जिसमें जैसे आप हालावाद को पढ़ते हैं, उसी के दरमियान जब पढ़ते हैं ना, तो उसी के पैरेलल तरह जब समांतर जो कुछ विचारधाराएं थी, जैसे हालावाद, ये हरिवंश राय बच्चन की परिपाटी, व्यक्त चेतना, ये प्रधान काव्यधारा इनके अंतर्गत। इसी के बगल पैरेलल चलते हैं, हम देखते हैं राष्ट्रीय संस्कृत धारा, मक्खनलाल चतुर्वेदी वाली, इनकी परिपाटी अलग है। इसी के बगल चलते हैं समिष्ट प्रधान काव्यधारा, जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी कहानी अलग है। तो इसमें क्या है कि छायावाद में सबसे जो मतलब छायावाद कई विचारधारों में विभक्त होते हुए देखने को मिला है उसमें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रगतिवाद हुआ। प्रगतिवाद का जो समय जाता है, आप जानते हैं कि 1936 से 1943, यानी 1936 से 1943 प्रगतिवाद, और ये प्रयोगवाद 1943 से 1952, ये प्रयोगवाद, और ये 1953 से 1960 ये क्या है? ये है नई कविता। आप अपने प्रश्न पर आ जाइए। पूछा जा रहा है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगता। तो इन ऑप्शन के अनुसार जो आपका उत्तर जा रहा है वो है कौन? नंद दुलारी वाजपेयी, यानी नंद दुलारी वाजपेयी के द्वारा प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया है। ठीक है। ये आपका जो है उत्तर है। ठीक है। और अच्छा, एक चीज और जानिए ना, जब प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो ठीक से जानिए, ये प्रयोगवाद शब्द का जो प्रथम प्रयोगता है नंद दुलारी वाजपेयी, ये सबसे पहले प्रयोग कहां किया आपने? आपने प्रयोग किया है, आपकी एक जो है निबंध है प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध में 1944 में। ध्यान दीजिए, 1944। ठीक है। 1944 में आपकी जो है एक निबंध आया जिसका नाम था प्रयोगवादी रचनाएं। उस निबंध में आपने पहली बार जो है प्रयोगवाद शब्द का पहली बार आपने प्रयोग किया। ठीक है। जो सरस्वती पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक है। ये आपका उत्तर जा रहा है, क्या है? नंद दुलारी वाजपेयी। अगला देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? बताइए। एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका किसने लिखी? यह पूछा जा रहा है। यानी चांद का मुंह टेढ़ा है, ये क्या है? ये है एक काव्य संग्रह। ठीक। और इसकी जो भूमिका लिखी है, ये किसने लिखी? ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है ना, अज्ञेय, प्रभाकर माछे, शमशेर बहादुर, इनमें से कोई नहीं। सबसे मुझे लगता है कि शायद इस जो है क्लास के सबसे सरल और सबसे सामान्य क्वेश्चन है ये। बताइए, चांद का मुंह टेढ़ा, सबसे पहले ही बता दीजिए ना कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसका? बताइए। अब चांद का मुंह टेढ़ा ये किसका काव्य संग्रह? ये आप जैसे आप पता करेंगे तैसे आपको जो है कुछ चीजें बिल्कुल एकदम आंखों के सामने आपकी एक छवि बन जाएगी। बताइए, चांद का मुंह टेढ़ा है, श्रीमान जी, चांद का मुंह टेढ़ा ये है किसका? ये काव्य संग्रह है ना, काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। ठीक, ये काव्य संग्रह है। और किसका है ये है गजानन माधव मुक्तबोध का, मुक्तबोध का। और जिसको कहा क्या जाता है, इनका कई नाम है ना, फैंटेसी का कवि आपको कहा गया, भयानक खबरों का कवि कहा गया, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा गया, आत्म संवेदना का कवि कहा गया, समष्टि चेतना का कवि कहा गया। इसको मुक्तिबोध की बात मैं कर रहा हूं, मुक्तिबोध को। इनको कई नामों से, खासकर सबसे जो चर्चित नाम हुआ फैंटेसी यानी दीवा स्वप्न, इनको जो है फैंटेसी का कवि कहा गया। ठीक है। और आपकी जो काव्य संग्रह है आपका चांद का मुंह टेढ़ा है, 1964 की रचना होती है चांद का मुंह टेढ़ा। ध्यान दीजिए, 1964 की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। और ये पूछा जा रहा है ना कि इसकी जो विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से एक जो है इसकी जो भूमिका लिखी ये किसने लिखी है? तो इन ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले आपको जो है आपका दिमाग जा रहा होगा, ऑप्शन जैसे आप देख रहे होंगे जा रहा है आपको, और उसका जो सही आंसर जाता है वो है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा इनकी भूमिका लिखी गई है किसका? चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, ये जो है आपका सही आंसर है। ठीक, मुक्तिबोध।
मुक्तिबोध के विषय में एक चीज और जानिए, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्व याद आ गया। मुक्तिबोध को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे ये जो काव्य संग्रह है आपका, यानी चांद का मुटेड़ा है, चांद का मुटेड़ा इस काव्य संग्रह को आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। ध्यान दीजिए, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। किसको? चांद का मुटेड़ा। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि स्केच का मैंने चांद का मुटेड़ा है कोई स्केच का बुक, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा ही किसने कहा है? ये कहा है जो है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है स्पष्ट होनी चाहिए। आपका उत्तर जा रहा है, वो जा रहा है शमशेर बहादुर से। ठीक, अगला देखिए, आज के अतीत 2003 की किसकी आत्मकथा बताइए? आज के अतीत 2003 राजेंद्र यादव की, भीष्म साहनी की, भगवती चरण वर्मा की, स्वदेश दीपक की। बताइए आज के अतीत, बताइए आज के अतीत जो है किसकी आत्मकथा है? देखिए राजेंद्र यादव की तो है नहीं, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, स्वदेश दीपक। बताइए भगवती चरण वर्मा आपकी भी नहीं है, स्वदेश दीपक बताइए, भगवती भीष्म साहनी, स्वदेश दीपक। देखिए ये सही जा रहा है, ये भीष्म साहनी, भीष्म साहनी सही आंसर है। किसका? आज का अतीत, आज के अतीत, ये 2003 की रचना है। किसकी आत्मकथा की बात हो रही है? आत्मकथा किसकी है? ये है भीष्म साहनी की। स्वदेश दीपक की क्या है? मैंने एक, देखिए ध्यान दीजिए, सबका देख लीजिए, स्वदेश दीपक, मैंने मांडू नहीं देखा, ये किसका है? मैंने मांडू नहीं देखा। ठीक, ये किसका है? स्वदेश दीपक। भगवती चरण वर्मा, कहीं ना जाए क्या कहिए, कहीं ना जाए का कहिए, भगवान से क्या कहा जा सकता है बताइए? भगवती चरण वर्मा। राजेंद्र यादव की अगर बात की जाए तो राजेंद्र यादव की अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे लिए ही जानना होता है कि राजेंद्र यादव से एक महिला कलाकार, यानी महिला कलाकार के साथ साथ महिला उपन्यासकार की अगर बात करें तो आपसे कुछ जो है पारिवारिक रिश्ते हैं, और उनका नाम होता है, आपकी जो पत्नी है उनका नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, यानी मन्नू भंडारी के क्या है? आप हैं उनके पतिदेव, और आप दोनों की एक रचना होती है, बड़ी प्रसिद्ध रचना, उसका नाम होता है एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान। ठीक, तो ये जो आज के अतीत है 2003 की रचना, ये है भीष्म साहनी की। ठीक है, अगला देखिए, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल का समय माना। एक मिनट, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल का समय माना है, बताना है आपको। विक्रम संवत 1581 से 1799, विक्रम संवत 1890 से 1925, विक्रम संवत 1681 से 1899, विक्रम संवत 1689 से 1899, विक्रम संवत 1600 ये होना चाहिए, 1889 होना चाहिए ना, 1889। पहली बात थोड़ा सा करेक्शन है, मैं बताता चलूं आपको, ये प्रश्न आपका है गलत, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, जरा सा भी आपको संदेह न रहे। विक्रम संवत 1881 के साथ साथ आप ये जाने कि जो अलंकृत ये देखिए मिस्र बंधु की बात हो रही ना, आपने अलंकृत काल का जो समय माना है दोस्तों, अलंकृत काल का समय आपने क्या माना है? आपने माना है 1681 से आपने माना है 1889। ठीक, 1889 ये आपने अलंकृत काल का समय माना है, और उसमें आपने क्या किया? आपने इनको जो है दो भागों में विभाजित किया। किसमें? दो में। एक को आपने कहा पूर्व अलंकृत काल, और एक को आपने कहा उत्तर अलंकृत काल। ठीक, पूर्व अलंकृत काल, इसका समय क्या माना? इसका समय माना आपने 1681 से 1790। ठीक, और जो उत्तर अलंकृत काल है उसका माना आपने 1791 से, ठीक है, 1889। ठीक, तो आपके लिए जानना जो सबसे जरूरी महत्व है कि जो 1681 है यहां से लेकर और जो 1889 है यहां तक, ये आपके लिए जो है अलंकृत काल का समय हुआ, यानी 1681 से 1889 ये आपका जो है सही आंसर, सही उत्तर जाता है। तो ये जो है आपका सही होता है। ठीक है, तो ये जिसको सही कर लीजिए, ये जो है 1889। ठीक, तो 1681 से 1889 आपका सही उत्तर होता है। अगला देखिए,
अनुप्रास का अन्वेषण निबंध के रचनाकार, ये आपको बताने बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा। बताइए अनुप्रास का अन्वेषण। देखिए अनुप्रास का अन्वेषण जो है वो किसका है? अनुप्रास का अन्वेषण हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तो है नहीं, पदम सिंह शर्मा शक्कर की रोटी ये भी नहीं है, श्याम सुंदर दास। आपका जो सही आंसर है वो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। आपका जो है निबंध है क्या? अनुप्रास का अन्वेषण। ठीक। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बताइए निबंध आपके। अशोक के फूल है, कल्पलता है, मध्यकालीन संसाधना है, विचार और वितर्क है, ये किसके हैं? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा जगन्नाथ प्रसाद के थोड़ा जानिए। जगन्नाथ प्रसाद द्विवेदी के ये देखिए और देखिए गद्यमाला, गद्यमाला, निबंध परिचय, ये किसके हैं? ये सब इन्हीं के हैं। निबंध परिचय, ठीक है, परिचय। और बाकी बहार, बाकी बहार, बहार, ये किसकी है? यह है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। और एक है और जबरदस्त, पिक्चर की पूजा, पिक्चर की पूजा, नाम भी बड़ा बेमिसाल है, पिक्चर की पूजा। ठीक है। और अनुप्रास का अन्वेषण, ये किसका है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। ठीक। अगला देखिए, जात एक विमर्श 1999 के रचनाकार बताइए। जात एक विमर्श 1999 के रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। डॉक्टर धर्मवीर भारती, बाबू गुलाब राय और जय प्रकाश करदम और ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए जात एक विमर्श 1999 की रचना पूछी जा रही है आपसे, बताइए। देखिए डॉक्टर धर्मवीर भारती को आपने पढ़े, उसमें जात एक विमर्श को कभी हमें देखे नहीं। ठीक है, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। तो ना तो आप है, ओम प्रकाश वाल्मीकि आप भी नहीं है, बाबू गुलाब राय ये सही है, जय प्रकाश करदम आपकी रचना है जात एक विमर्श 1999 रचना है आपकी जात एक विमर्श। ठीक। अगला देखिए, सुकवि किंकर किस रचनाकार का नाम है? बताइए सुकवि किंकर किस रचनाकार का नाम है? मैथिली शरण गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, विद्यापति है, स्वयंभू। बताइए सुकवि किंकर किस रचनाकार का नाम है? बताइए। मैथिली शरण गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, विद्यापति है, स्वयंभू है। बताइए सुकवि किंकर किसका नाम है? आपको ये ऑप्शन पढ़ के बताइए। देखिए सुकवि किंकर जो है ये किसका नाम है? तो ये नाम होता है हिंदी साहित्य के जगत पुरोधा, जिनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सुकवि किंकर के नाम से भी जाना जाता है। 15 मई 1864, ये 15 मई 1864, कहां से? रायबरेली, रायबरेली। ठीक है, रायबरेली से हैं आप। महान साहित्यकार के रूप में आपको जो है साहित्य जानता है हिंदी जगत में, और महान साहित्यकार के साथ साथ एक युग प्रवर्तक, पत्रकार। ठीक है, सरस्वती पत्रिका। ठीक। तो सुकवि किंकर किसकी रचना के मतलब किसका नाम है? यह है महावीर। मैथिली शरण गुप्त, इनको ऐसे छोड़ना दीजिए, इनको थोड़ा समझिए। मैथिली शरण गुप्त 3 अगस्त 1886, 3 अगस्त 1886। ठीक। कहां से? चिरगांव झांसी, चिरगांव झांसी। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त आपको जो है आपके बड़े उपनाम है भाई। आपको कौटुंबिक का कवि किसने कहा? स्वयं के लिए कहा गया राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। अच्छा राष्ट्र कवि किसने कहा था? राष्ट्र कवि कहने वाले हैं महात्मा गांधी ने कहा था आपको। युग कवि किसने कहा था? वासुदेव शरण से अग्रवाल ने कहा था। ठीक है। अच्छा आधुनिक युग का कवि तुलसी भी कहा गया आपको। ये एक चीज तुरंत नोट करिए इसको, आधुनिक युग का कवि, आधुनिक युग का तुलसी। आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा आपको, गणपत चंद्र गुप्त ने, चंद्रगुप्त ने। ठीक है। तो आधुनिक युग का तुलसी किसलिए कहा गया है? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है आपको
कौटुंबिक का कवि स्वयं के लिए कहा गया है। महात्मा गांधी ने आपको राष्ट्र कवि की बात दी है। ठीक है, युग कवि आपको कहा गया है, किसने कहा है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है। ठीक है, आपको सामंजस्य का कवि कहा है, किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है? सामंजस्यवादी कवि आपको कहा है, किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, ये जो है मैथिली शरण गुप्त के विषय में। ठीक है, लेकिन आपके जो ऑप्शन के अनुसार आपके जो प्रश्न में पूछा जा रहा है सुकवि किंकर, वो किसका नाम है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, अगला देखिए, मंटो जिंदा है जीवनी के रचनाकार है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। मंटो जिंदा है जीवनी, जीवनी है, मंटो जिंदा है जीवनी, ये के रचनाकार है किस, कौन है? ऑप्शन में है नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र मोहन है, ज्ञानचंद जैन है, जगदीश चंद्र माथुर है, भगवती प्रसाद सिंह। बताइए, मंटो जिंदा है। मंटो जिंदा है कब की है? ये 2012 का है, ये 2012। बताइए, मंटो जिंदा है। ठीक, बताइए, मंटो जिंदा है। ये है जो है नरेंद्र मोहन। कौन है? नरेंद्र मोहन। जीवनी के रचनाकार कौन है? नरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन। ठीक है, और कब है? 2012। ठीक, क्या है? मंटो जिंदा है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा काव्य संग्रह उदय प्रकाश का नहीं है? बताइए, कौन सा काव्य संग्रह उदय प्रकाश का क्या है? नहीं है। इसमें सुनो कारीगर है, बूता कबूतर है, रात में हारमोनियम, हम जो देखते हैं। बताइए, पूछा जा रहा है ना कि कौन सा काव्य संग्रह उदय प्रकाश का नहीं है, जो उनका नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। सुनो कारीगर, तो सुनो कारीगर तो ही है, सुनो कारीगर है, कबूतर कबूतर ये भी है, रात में हारमोनियम ये भी। हम जो देखते हैं, उत्तर आपको मिल गया आपका। हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं आप? अब थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद करिए, तुम दिमाग में बैठ जाएगा अभी। हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं आप? मंगलेश डबराल की रचना है ये, और मंगलेश डबराल की रचना है तो उसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करिए। हम जो देखते हैं उनकी रचना है, और एक रचना आपकी है मंगलेश डबराल की, पहाड़ों पर लालटेन। ठीक है, तो क्या देखते हैं आप रात में? रात में जब जाना होता है तो कुछ उजाला लेकर जाते हैं, तो हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं? अंधेरों में जब लालटेन लेकर जाना होता है, तो जो हमें जब नहीं दिखाई देता है तो हम किसका सहारा लेते हैं? हम लालटेन का सहारा लेते हैं। तो हम पहाड़ों पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की। और मंगलेश डबराल की रचना होती है मित्रों, उसको कहते हैं हम जो देखते हैं। और इसी रचना के लिए, यानी मंगलेश डबराल की रचना है, मंगलेश डबराल। ठीक है, डबराल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जो देखते हैं, ये साहित्य अकादमी इसको मिल चुना है। कब मिला है? 2000 में। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना है, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी मिला है इसको। मंगलेश डबराल की रचना है ये, हम जो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका दोस्तों, ये आपके 15 प्रश्न हुए। हम आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होगी। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो है आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने तमाम मित्रों में। हम जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।